स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका सुबोध चतुर्वेदी द्वारा लिखी कहानी नेह बंध। दरवाजे पर दस्तक होते ही नंदा हाथ की ऊन सलाई रखकर उठ खड़ी हुई। दोपहर को अक्सर ही कोरियर वाले आते हैं। घंटी खराब हो तो सीधे दरवाजे को ही थपथपा देते हैं। जब तक वह दरवाजे पर पहुंचती पुनः थाप पड़ चुकी थी। कुछ झल्लाते हुए नंदा ने दरवाजा खोला। कुछ कह पाती उससे पहले ही आगंतुक पर निगाह पड़ते ही जड़ हो गई। आगंतुक अप्रत्याशित था। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। हड़बड़ाहट में एक साथ कई प्रश्न बाहर आ गए। आप यहाँ कैसे? कहाँ से? इस तरह अचानक? इन छोटे छोटे प्रश्नों में गूढ़ अर्थ छिपे थे जिसे वह आगंतुक ही समझ सकता था। कुछ देर वह नंदा को देखता रहा, फिर बोला, अरे एक साथ इतने प्रश्न, अंदर आने को भी नहीं कहोगी? अथवा यह याचक दरवाजे से ही लौट जाए। शर्मिंदा होते हुए नंदा एक और हट गई। आगंतुक व्यक्ति वही था जिसने 15 वर्ष पहले उसके हृदय पर दस्तक दी थी। वह 15 वर्ष पुराना समय एक रील की तरह उसकी आंखों के आगे से गुजरने लगा। साथ साथ देखे गए वे भविष्य के सपने जब पूरा करने का वक्त आया तो उसका अचानक अंतर्ध्यान हो जाना, सब कुछ नंदा को याद आने लगा। अब इस तरह अचानक प्रकट हो जाने का क्या आशय है? नंदा मन ही मन कांप उठी। कहीं उसके सुखी संसार में आग लगाने का इरादा लेकर तो नहीं आया है। मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद करती रसोई में आ गई। पानी का गिलास भरने के बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उसके सामने जाए। जब कुछ देर हो गई तो पंकज खुद ही रसोई में आ पहुंचा। नंदा का चेहरा कठोर हो गया। आंखों में बहुत से प्रश्न देखकर बोला, जानता हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, पर सजा देने से पहले मुझे सफाई देने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। क्या मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ? कहते ही उसके समक्ष घुटनों के बल बैठ गया। नंदा हड़बड़ा उठी। यह क्या तमाशा कर रहे हैं आप? तुरंत उठिए, बच्चे स्कूल से आते होंगे, कोई और भी आ सकता है। इस नाटक का अब कोई अर्थ नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। हाँ नंदा, जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है और उस देरी का खामियाजा 15 वर्ष से भुगत भी रहा हूँ। दीर्घ श्वास लेते हुए पंकज उठ खड़ा हुआ और बाहर सोफे पर आकर बैठ गया। नंदा इस नाटकीय परिस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पानी की ट्रे ले जाना चाह रही थी, पर पैर जैसे मन मन भारी हो गए थे। उठना ही नहीं चाह रहे थे। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे पंकज को देखते ही पहले धड़का करता था। अनमने मन से रसोई की चीज़ों को व्यवस्थित करती रही। चीज़ों के साथ साथ शायद खुद को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही थी। उसमें 15 वर्ष पुरानी किशोरी जाग चुकी थी। आंखें डबडबा आई। जीवन के वे सुनहरे दिन स्मृतियों पर दस्तक देने लगे, पर पंकज की बेवफाई याद आते ही चेहरा कठोर हो आया। साहस संजोकर पानी लेकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहां पंकज उदास बैठा तस्वीरों पर निगाहें जमाए था। आहट पाते ही पीछे मुड़कर देखा, फिर बोला, आओ नंदा, कैसी हो? जानता हूँ मेरा अपराध अक्षम्य है और तुम्हारी इस दुनिया में मेरा आगमन निषिद्ध है। फिर भी एक बार, आखिरी बार अपने अपराध की स्वीकारोक्ति तुम्हारे सामने करके मुक्त होना चाहता हूँ। नहीं तो यह बोझ लेकर दूसरी दुनिया में जाकर भी चैन नसीब नहीं हो पाएगा। दूसरी दुनिया की बात सुन नंदा सिहर उठी। बोली, अब आए हो तो कुछ अच्छी बात ही करो, कुछ अपने बारे में बतलाओ। कहाँ रहे इतने दिन?
अब कहाँ हो? क्या कर रहे हो आजकल? अचानक कहाँ चले गए थे? इस प्रश्न को जानने में अब मेरी कोई रुचि नहीं है। और हाँ, मेरा पता तुम्हें कहाँ से मिला? ठहरो, ठहरो, तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा, पर क्या उससे पहले तुम्हारे हाथ की एक कप चाय नहीं मिलेगी? नंदा शर्मिंदा हो उठी। उठते हुए बोली, क्यों नहीं, अभी लाई। रसोई में चाय बनाते हुए भी वह विगत स्मृतियों में डूबी रही, पर जल्दी ही अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। अब इन बातों से क्या प्रयोजन? चाय पीते हुए वातावरण थोड़ा गंभीर हो गया, पर जल्दी उससे बाहर आ पंकज बोल पड़ा, हाँ, अब तुम्हारे सब प्रश्नों के जवाब इत्मीनान से दूंगा। इतने वर्षों से चेन्नई में वक्त काट रहा हूँ। तुम्हारे प्रति जो अपराध किया था, उसने मुझे एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया। हर वक्त सोते जागते यही लगता था, पता नहीं तुम किस हाल में हो, मुझे माफ कर पाई हो या नहीं। फिर एक दिन तुम्हारी चचेरी बहन सीमा टकरा गई, उसी से तुम्हारा पता मिला, और यह जानकर कि तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल भाल कर आगे बढ़ गई हो, हृदय पर रखी शिला का बोझ कम हो गया। तभी निश्चय किया कि एक बार अपनी आंखों से तुम्हें सुखी देख लूं तो चैन से चिर निद्रा ले पाऊंगा। सच तो यह है नंदा कि अपने अपराध की तुमसे माफी मांगना चाहता था। इतने वर्षों से यही सोचता था कि कहीं मेरी बेवफाई ने तुम्हें तोड़ तो नहीं दिया। जानने का कोई जरिया नहीं था। एकमात्र गिरीश को मेरे विषय में पता था। तुम्हारे विषय में उसी से जानना चाहा तो पता लगा कि तुम्हारा परिवार शहर छोड़कर कहीं और चला गया है। नंदा चुप बैठी थी, पर मन में अनेक जिज्ञासाएं थी। अब तक पंकज ने अपनी बेवफाई का कारण नहीं बतलाया। आखिर क्या वजह थी जो उसे अपने वायदे से मुकरना पड़ा? नंदा के मन में चल रहे इन प्रश्नों से वह भी अनभिज्ञ नहीं था, पर शायद कहने का साहस संजो रहा था। जिस दिन पंकज पापा से उसका हाथ मांगने आने वाला था, वह अंदर बाहर होती रही थी। जानती थी उसकी पसंद पर पापा मम्मी को गर्व ही होगा, क्योंकि उसका सुदर्शन व्यक्तित्व पहली नज़र में ही मोह लेने वाला था। साथ ही एक अच्छी नौकरी, भावी दामाद में और क्या चाहिए था? रूढ़िवादी वे लोग बिल्कुल नहीं थे। बेटे की खुशी में ही उन दोनों की खुशी थी। वक्त तेज रफ्तार से बीत रहा था। घड़ी की सुइयां निर्मोही की तरह भागे जा रही थी। नंदा अंदर आकर आईने में अपना चिंतित चेहरा देखती, अनदेखा कर बाहर चली जाती। पंकज का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। कमजोर पड़ते अपने हृदय को तरह तरह से तसल्ली देती रही। शायद ट्रैफिक में फंस गया हो, या ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाया हो। पचासों बहाने ढूंढने पर भी उसे नहीं आना था, सो नहीं आया। पापा कभी घड़ी देखते, कभी बेटी के उदास चेहरे को देखते। देखते ही देखते संध्या का झुटपुटा घिर आया। फिर रात, साथ ही नंदा का जीवन भी अनिश्चितता के अंधकार में डूब गया। क्रोधित हो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मम्मी दरवाजा खटखटाती रही, पर वह कमरे से बाहर नहीं निकली। पंकज के इस व्यवहार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसने खुद तो फोन किया नहीं और मोबाइल भी बंद कर रखा था। इस अपराध की तो कोई माफी हो ही नहीं सकती। पंकज का इस तरह बिना किसी को कुछ बतलाए शहर से पलायन अपने पीछे अनेक प्रश्न छोड़ गया था। जितने मुंह उतनी बातें। नंदा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। मन में एक क्षीण आशा तंतु अब भी बाकी था, जो उसे निराश नहीं होने दे रहा था। रात को सोती तो सपने में देखती वह कान पकड़कर अपने किए की माफी मांग रहा है, पर नींद खुलती तो अपनी नम आंखें, गीला तकिया इस बात की गवाही देने को काफी थे कि जो कुछ अब तक देखा था वह सपना था।
अपने स्तर पर पंकज का पता लगाने की काफ़ी कोशिश की। सब दोस्तों से पूछा पर किसी को भी उसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। पता नहीं उसे धरती खा गई या आकाश निगल गया। उसका परिचय तो सिर्फ पंकज से था, कभी घर परिवार के विषय में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। सोचा था कि वक्त आने पर सब पता चल ही जाएगा। वह तो उसके जीवन में धूमकेतु की तरह आया और सब कुछ झटके से आंधी की तरह बिखेर कर चला गया। लगभग 2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद नंदा ने हथियार डाल दिए। धीरे धीरे मम्मी पापा के लाए रिश्ते को सिर झुकाकर मान लेने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं था। मना करती भी तो किस आधार पर? सब कुछ खत्म हो चुका था। हृदय पटल से पंकज की स्मृतियों को पोंछ फेंकने में ही सबकी भलाई थी। अब वह स्थान विपिन का था। अब वह विपिन की सहधर्मिणी थी, 2 प्यारे बच्चों की माँ। कुल मिलाकर वह अपने घर परिवार में खूब खुश थी। जिस अतीत को वह दुस्वप्न समझ भूल चुकी थी, वह फिर एक बार इस तरह सामने आ जाएगा नहीं जानती थी। वह तो अच्छा है कि बच्चे स्कूल हैं, विपिन ऑफिस, वरना क्या कहकर पंकज का परिचय करवाती। मन दुविधा में फंसा था। एक और तो पंकज को इतने वर्षों बाद देखना अच्छा लग रहा था। वह पहले से दुबला हो गया था, लगता है कुछ बीमार रहा है। बालों में जगह जगह चांदी नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी पंकज के आगमन को किस तरह ले। अच्छा नंदा, खुश तो हो न? पंकज के प्रश्न से उसकी विचारधारा थम गई। हड़बड़ाकर बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। प्यार करने वाला पति, प्यारे से 2 बच्चे, घर, एक औरत को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम्हें खुश नहीं दिख रही? मैं अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। हाँ नंदा, यह तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं भी तुम्हें देख बहुत खुश हुआ हूँ। हर वक्त ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि मेरे अपराधों की सजा तुम्हें नहीं मिले। सच, भगवान बड़ा दयालु है। आज मैं हिम्मत करके आखिरी बार तुम्हारे सामने आया हूँ। इसके बाद कभी भी तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, यह मेरा वायदा है। बस उस दिन तुम्हारे घर न आने की वजह बतलाना चाहूँगा। शायद तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है, तुम्हें जानने का पूरा हक है। मैं तुम्हारा गुनहगार भी हूँ नंदा। तुम जो भी सजा देना चाहोगी, सिर झुकाकर सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, फिर बस सदा के लिए चला जाऊँगा। मैं नहीं चाहता मुझे देखकर तुम्हारे पति या बच्चों की आंखों में कोई प्रश्न उभरे और मेरी वजह से तुम किसी संकट में पड़ जाओ। ठहरो पंकज, एक प्याली चाय और बनाकर ले आऊं। अभी बच्चों के आने में देर है और विपिन तो शाम को 7 बजे तक ही आ पाते हैं। चाय बनाते समय वह सोचने लगी, यह वही पंकज है जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहती थी। वक्त भी क्या चीज है, हर रिश्ते पर धूल जमा ही देता है। आज अभी पंकज के लिए उसके हृदय में बस अभ्यागत का भाव है। जो था वह 15 वर्ष पीछे छूट गया। चाय नाश्ता लेकर नंदा ने प्रवेश किया तो देखा पंकज अखबार में उलझा हुआ था। देखते ही मोड़ कर रख दिया। चाय पीते हुए बोला, आज भी तुम उतनी ही अच्छी चाय बनाती हो। नंदा चुप रही। जानती हो, जिस दिन मैं तुम्हारे यहाँ आने को तैयार हो रहा था, बाथरूम में अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। काफ़ी समय बाद होश आया तो फ़ोन कर गिरीश को बुलाया। उसके साथ डॉक्टर के यहाँ गया। तमाम तरह की डॉक्टर ने जांचें लिख दी। मैं मानसिक रूप से इसके लिए प्रस्तुत नहीं था। मेरे दिमाग में तो प्रतीक्षारत तुम्हारा चेहरा था। डॉक्टर के गंभीर चेहरे ने मुझे डरा दिया। मुझे समझ में आ गया कि कुछ गंभीर बात जरूर है। रिपोर्ट आने तक मुझे धैर्य रखना था। नियति ने शायद मुझे यह संकेत दिया था कि मैं अभी तुमसे दूर ही रहूं।
मुझे कोई हक नहीं था कि मैं अपने साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी दांव पर लगा दूं। बस यही सोचकर मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। सोचा था रिपोर्ट आने पर तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, माफ़ी मांग लूंगा, पर नियति बहुत क्रूर है नंदा। मेरे सारे सपने उसने छीन लिए। प्रारंभिक रिपोर्ट मिल चुकी थी जिसने कंफर्म कर दिया था कि मुझे कैंसर है। अब किस मुंह से तुम्हारे पास आता। गिरीश से गोपनीयता का वादा लेकर अपने घर इंदौर चला आया। घर वाले बहुत याद आ रहे थे। इलाज का जो सिलसिला चला वह वहीं नहीं रुका। पहले दिल्ली, फिर मुंबई। जब अकेला होता तुम्हारा चेहरा मुझे हिम्मत देता। लगता बहुत जल्दी इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाऊंगा। पर विधना के मन तो कुछ और ही था। तुम्हारी स्थिति को मैं बहुत अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। तुम्हें अपने साथ अंधेरों में घसीटूं, यह मुझे मंजूर नहीं था। इससे तो यह अच्छा था कि मैं तुम्हारी नज़रों में बेवफा बन जाऊं। वातावरण बोझिल बन गया था। थोड़ी देर बाद फिर पंकज बोला, कष्टप्रद इलाज शुरू हो चुका था। वही रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी, दिन रात दवाइयाँ और दवाइयाँ। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता, पर रात के अंधेरों से जब मैं जूझता तो मेरे हाथ में होता तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सांसें। मैं अपने करीब महसूस करता, जो मुझे बीमारी से लड़ने का हौसला देती। दूसरी ओर तुम्हारे प्रति अपना गुनाह चैन से सोने नहीं देता। कई बार सोचा तुम्हें फ़ोन से स्थिति की जानकारी दे दूं, पर तुम्हारा निष्पाप चेहरा सामने आ जाता। मैं खुद को ही धिक्कारने लगा। अपनी ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है, फिर साथ में तुम्हारी ज़िंदगी खराब करने का मुझे कोई हक नहीं है। गिरीश से ही पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। सच कहूँ नंदा, उस दिन मैंने पहली बार सुकून की नींद ली। गिरीश को मैंने दोस्ती की कसम देकर चुप करा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी जरिए तुम्हारे पास मेरी बीमारी की खबर पहुंचे। अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी। पुनर्जन्म पर तो तुम भी विश्वास करती हो। कोई बात नहीं, हम अगले जन्म में तो मिल ही सकेंगे, कहकर पंकज जोर से हंस पड़ा। देखो नंदा, तुम इस तरह रोओगी तो मेरे आने का मकसद ही विफल हो जाएगा। मैं तो बस यह बतलाने आया था कि मैं न कल बेवफा था और न आज हूँ। बस परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। इलाज तो जब तक जिंदगी है चलेगा, पर अब मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें एक बार अपनी आंखों से खुश देखना चाहता था, वह तमन्ना तो पूरी हो गई। बस अब मुझे विदा दो, कभी वापस न आने के लिए। खूब खुश रहो अपने घर परिवार में, कहकर पंकज ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए और नंदा अतीत की वादियों में घिरी वहीं स्थिर बैठी रह गई। यह नेह बंध था जो आसानी से टूटने वाला भी नहीं था। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका सुबोध चतुर्वेदी द्वारा लिखी कहानी नेह बंध। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।